नमस्ते। हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 20 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो आपको अवॉइड करनी चाहिए क्लोथ डायपर परचेज करते टाइम और यूज़ करते टाइम, जिससे आप अपने बच्चे के लिए क्लोथ डायपर बिना किसी प्रॉब्लम के यूज़ कर सकती हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है और क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली मिस्टेक जो यूजुअली हर कोई करता है कि जो क्लोथ डायपर है उसको बिना समझे, उसके बारे में बिना समझे कि उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या मटेरियल का वो रहता है, कितने डिफरेंट स्टाइल का डायपर रहता है, बिना उसको जाने समझे सिर्फ रिव्यूज़ के बेसिस पे या फिर किसी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे उसको परचेज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से या तो वो उनके लिए काम नहीं करता या बच्चों को रैशेस का प्रॉब्लम हो जाता है या लीकेज का इशू रहता है, या फिर सिंपली उन्हें लगता है कि क्लोथ डायपर अच्छे नहीं होते, हमारे लिए सुटेबल नहीं है, हमारे बच्चे के लिए सुटेबल नहीं है। कोई भी क्लोथ डायपर खरीदने से पहले आप क्लोथ डायपर की एनाटॉमी समझिए, उसके पार्ट समझिए, उसके स्टाइल्स को समझिए कि किस किस वेराइटीज़ के अवेलेबल हैं, क्या क्या उसके इंसर्ट्स रहते हैं, क्या मटेरियल के रहते हैं, उसके बाद अपना परचेज डिसीजन बनाइए। इसके ऊपर मैंने रिसेंटली एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसके फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया है कि क्लोथ डायपर की क्या क्या एनाटॉमी होती है, यानी क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकती हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं क्लोथ डायपर से रिलेटेड, आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई भी डायपर परचेस करने से पहले आपको ये भी समझना चाहिए कि आपके बच्चे का वेटिंग पैटर्न कैसा है, यानी कि वो लाइट वेटर है, मीडियम वेटर है या हैवी वेटर है। जो बच्चे हैवी वेटर रहते हैं उनके लिए हेम्प कॉटन ब्लेंड के एब्जॉर्बर्स ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं कंपेयर टू सिर्फ कॉटन के या और जो मटेरियल आते हैं उसके। तो डायपर को समझने के साथ साथ बच्चे का वेटिंग पैटर्न समझना भी बहुत ज़रूरी है। डायपर खरीदते समय आपको उसका जो सोकर है उसको ज़रूर देखना चाहिए, उसके मटेरियल को ज़रूर समझना चाहिए कि किस मटेरियल का बना हुआ है। मैं सजेस्ट करूंगी, प्रेफर कीजिए कॉटन या कॉटन हेम्प ब्लेंड का आप सोकर यूज़ करें, और जितना हो सके माइक्रो फाइबर और बैम्बू चारकोल अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राइंग होते हैं नेचर में और बच्चे को डायपर रैशेस होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। उसके साथ ही ये स्पॉन्ज की तरह होते हैं, यानी कि अगर ये प्रेस होंगे तो जो भी पी एब्जॉर्ब हुई है वो वापस बच्चे की स्किन पे टच होगी। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी माइक्रो फाइबर और बैम्बू चारकोल, तो जितना हो सके अवॉइड करिए। मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है कि जो भी आप क्लोथ डायपर्स खरीद रही हैं बच्चे के लिए, उसको बल्क में यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही कंपनी से खरीदना। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर डायपर हर बच्चे को सूट हो सकता है एक स्टाइल का क्लोथ डायपर एक बच्चे को सूट हो, दूसरे स्टाइल का दूसरे को सूट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप परचेस कर रही हैं तो पहले सिर्फ एक डायपर ही परचेस कीजिए किसी भी कंपनी, फिर उसको टेस्ट कीजिए अपने बच्चे के ऊपर कि वो वर्क कर रहा है क्या नहीं। उसके बाद ही आप ज़्यादा क्वांटिटी में डायपर्स परचेस कीजिए। और मैं ये भी सजेस्ट करूँगी कि डिफरेंट स्टाइल के डायपर्स आप ज़रूर ट्राई कीजिए, जैसे कि फिटेड्स होते हैं या फिर डे डायपर जो रहते हैं, नाइट डायपर अलग रहते हैं, हेम्प मटेरियल है, कॉटन मटेरियल है। डिफरेंट मटेरियल्स को, डिफरेंट स्टाइल्स को, कॉम्बिनेशंस को ट्राई करने के बाद अपना परचेज डिसीजन बनाइए, ताकि आपका जो पैसा है वो वेस्ट ना हो और आपका एक ओपिनियन गलत फॉर्म ना हो कि क्लोथ डायपर आपके लिए नहीं है। फिर चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कोई भी डायपर यूज़ करने से पहले आपको उसकी प्रॉपर प्रिपरेशन करनी होती है। तो यहाँ आपको जो है उस कंपनी का इंस्ट्रक्शन मैनुअल ज़रूर पढ़ना चाहिए कि डायपर रेडी टू यूज़ है, रेडी टू वियर है, या फिर कुछ प्रेप रिक्वायर्ड है। प्रेप यानी कि जो मटेरियल रहते हैं उसके इंसर्ट्स या जिसको सोकर भी बोला जाता है, उनको रेडी करना पड़ता है, यानी कि उनको मल्टीपल टाइम वॉश करना पड़ता है यूज़ करने से पहले, ताकि वो अपनी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंसी पे रीच कर पाएँ। तो स्पेशली ये हेम्प मटेरियल जो रहता है उसके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है। तो जो भी नाइट टाइम डायपर्स होते हैं उनको मल्टीपल टाइम वॉश करना पड़ता है यूज़ करने से पहले, ताकि जो कंपनी ने उसके बारे में क्लेम किया हुआ है कि वो 10 आवर्स या 12 आवर्स वर्क कर सकता है, तो वो उस एब्जॉर्बेंसी पर पहुंच पाए। फिर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप नाइट डायपर परचेस कर रही हैं
उसको डायरेक्टली नाइट में बच्चे के ऊपर टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है वो पर्टिकुलर डायपर आपके बच्चे पे काम ना करे। तो अगर डायपर रात में लीक हुआ तो बच्चे को गीलेपन की वजह से सर्दी जुकाम होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। इसलिए कोई भी डायपर रात में यूज़ करने से पहले उसे दिन में टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। फिर आप जब भी क्लॉथ डायपर यूज़ कर रही हैं तो आपको जो कन्वेंशनल डायपर रैश क्रीम्स हैं उनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, स्पेशली जिसमें जिंक ऑक्साइड होता है या टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि वो कोटिंग जो होती है आपके इंसर्ट पे भी सिट हो जाती है, इंसर्ट के अंदर भी जाती है। उसकी वजह से भी आपका जो डायपर है उसकी एब्जॉर्बेंसी कम हो जाती है। इसके लिए आपको एक बहुत लंबा डिटेल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा उस केमिकल को कम्प्लीटली आपके डायपर में से निकालने के लिए। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है या मिस्टेक कह लीजिए जो कॉमनली लोग करते हैं क्लॉथ डायपर यूज़ करते टाइम, वो ये है कि आपको इसको वॉश करते टाइम ना तो लिक्विड डिटर्जेंट का यूज़ करना है, ना ही फैब्रिक सॉफ्टनर का यूज़ करना है और ना ही किसी भी तरीके के एंटीसेप्टिक लिक्विड का यूज़ करना है, क्योंकि इन सब को यूज़ करने की वजह से इसमें जो भी केमिकल्स होते हैं वो डायपर के इंसर्ट में रह जाते हैं और डायपर की जो एब्जॉर्बेंसी होती है वो समय के साथ कम हो जाती है। डायपर्स को अगर आप हैंड वॉश कर रही हैं तो आपको ब्रश का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे जो इंसर्ट होता है उसका जो फाइबर का एक पैटर्न होता है वो डैमेज हो जाता है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपका जो डायपर है वो समय के साथ उसकी एब्जॉर्बेंसी कम हो जाए और वो बिल्कुल भी किसी भी काम का ना रहे आपके लिए। क्लॉथ डायपर को वॉश करने का रूटीन डिफरेंट रहता है आपके जो नॉर्मल कपड़े हैं उनसे। क्लॉथ डायपर्स को हमेशा एक प्री वॉश दिया जाता है ताकि जो भी यूरिन है या फिर जो भी पूप के कुछ ट्रेसेस हैं वो सब निकल जाएं, उसको प्री वॉश बोला जाता है। तो हमेशा आपको क्लॉथ डायपर्स को वॉश करने के लिए एक रूटीन फॉलो करना होता है। तो आपको ये मिस्टेक अवॉइड करनी है, उसको डायरेक्टली बाकी कपड़ों के साथ मिक्स करके आपको वॉश करने नहीं डालना है। क्लॉथ डायपर को वॉश करने का जो प्रॉपर रूटीन है वो आपको फॉलो करना है ताकि आपके डायपर अपनी एब्जॉर्बेंसी मेंटेन करे रहें और लंबे समय तक यानी कि ज़्यादा समय तक आपको यूज़ भी आ सकें। फिर जो एक मिसकंसेप्शन रहता है यूजुअली लोगों में कि अगर हम क्लॉथ डायपर यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे को डायपर फ्री टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप चाहे डिस्पोजेबल डायपर यूज़ कर रही हो या क्लॉथ डायपर यूज़ कर रही हूँ, बच्चे को डायपर फ्री टाइम देना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे को डायपर रैशेज़ ना हो। नेक्स्ट जो मिस्टेक आपको करने से बचना है वो ये कि अगर बच्चा पूप करता है तो इमीडिएटली आपको डायपर को जो है रिंस ऑफ कर देना है ताकि जो पूप के ट्रेसेस हैं वो ज़्यादा टाइम तक डायपर पे ना रहें और उसको वॉश करने में फिर आपको फर्दर प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकती हैं कि पूप कैचर्स जो होते हैं या डायपर लाइनर्स होते हैं उनको ज़रूर यूज़ कीजिए क्लॉथ डायपर को यूज़ करते समय। तो ऐसे जो डायपर्स रहते हैं सॉइल्ड डायपर्स, उनको क्लीन करना बहुत ईजी हो जाता है। डायपर लाइनर्स क्या होते हैं मैंने अपनी वीडियो सीरीज़ में एक्सप्लेन किया है, आप जाके उसे ज़रूर चेकआउट कीजिए ताकि आप समझ सकें कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। जिस तरीके से डिस्पोजेबल डायपर्स के लिए बोला जाता है कि हर 2 से 3 घंटे में या 4 घंटे में आपको उसे चेंज करना चाहिए, इसी तरीके से जब आप क्लॉथ डायपर बच्चे को पहना रही हैं तो आपको हर 2 से 3 या 4 घंटे में उसको चेंज करना चाहिए हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और क्योंकि अगर बच्चा मोबाइल है या पैर ज़्यादा चलाता है तो उसको डायपर रैश कम से कम हो फ्रिक्शन की वजह से, वो भी एक पॉइंट है। डायपर्स को वॉश करने के लिए आप कभी भी कोल्ड वाटर का यूज़ मत कीजिए क्योंकि ये हेविली सॉइल्ड डायपर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पी और पू रहता है। तो हमेशा आपको वार्म वाटर यूज़ करना है। तो जब भी आप वॉश कर रही हैं तो प्री वॉश के लिए आप 30 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ कर सकती हैं और जो मेन वॉश होता है उसके लिए आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक का वाटर यूज़ कर सकती हैं। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो जो डायपर के कवर्स होते हैं जिनको शेल बोला जाता है उसकी इलास्टिक डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। जब भी डायपर्स वॉश हो जाते हैं तो जो कवर्स हैं उनको इस तरीके से स्ट्रेच मत कीजिए, इलास्टिक स्ट्रेच मत कीजिए क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से या कह लीजिए क्योंकि इलास्टिक अभी भी थोड़ी गर्म होती है धुलने के बाद, तो उसमें परमानेंट डैमेज होने का चांस रहता है। इसी वजह से बोला जाता है कि डायपर के कवर्स को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाना चाहिए क्योंकि उनकी जो इलास्टिक है वो परमानेंट डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। इसके साथ ही आपको डिटर्जेंट क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि आप कौन सा डिटर्जेंट यूज़ कर रही हैं। तो जो भी नॉर्मल डिटर्जेंट्स होते हैं वो आप सब यूज़ कर सकती हैं, आपको बस लिक्विड डिटर्जेंट नहीं यूज़ करना है, ऐसे डिटर्जेंट नहीं यूज़ करना है जिनमें किसी भी तरीके का फैब्रिक सॉफ्टनर हो या फिर बायो एंजाइम बेस्ड डिटर्जेंट भी आपको यूज़ नहीं करने हैं। उस सब की वजह से डायपर के सोकर्स में बिल्डअप का चांसेस बढ़ जाता है और एब्जॉर्बेंसी कम हो जाती है।
इसके साथ ही जो डिटर्जेंट की क्वांटिटी है वो भी आपको पैकेट के अकॉर्डिंग ही यूज़ करनी है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अगर आप यूज़ करेंगी तो बहुत ज़्यादा झाग बनेंगे, बहुत ज़्यादा केमिकल्स जो हैं डायपर में रह जाएंगे। और अगर बहुत थोड़ी क्वांटिटी आप यूज़ करेंगी उस केस में डायपर्स अच्छे से क्लीन नहीं होंगे। इसके साथ ही वंस इन अ वाइल यानी कि हर लगभग 15 से 20 दिन में या 1 महीने में आपको डायपर के जो इंसर्ट्स हैं उनको हाई टेम्परेचर वॉश देना होता है, ताकि अगर उनमें किसी भी तरीके का कुछ बिल्डअप है यानी कि कुछ केमिकल्स या सॉल्ट्स उसमें रह गए हैं तो वो सब बाहर आ जाएं। तो उसके लिए आपको अराउंड 80 to 90 डिग्री टेम्परेचर पे उनको वॉश करना होता है। लेकिन आपको जो कवर्स हैं वो इस टेम्परेचर पे कभी भी वॉश नहीं करना है, नहीं तो वो परमानेंटली डैमेज होने के साथ ही उनका जो प्रिंट होता है वो भी आप देखेंगे कि शायद पील आउट होने लगेगा। इसके साथ ही आप जो अपने डायपर का स्टैश बना रही हैं यानी कि जो नंबर ऑफ़ डायपर्स हैं वो बहुत कम मत रखिए ये सोच के कि वॉशेबल है, रीयूजेबल है तो हम जल्दी जल्दी वॉश कर लेंगे। कई बार वेदर की वजह से उसको सूखने में, इंसर्ट्स को सूखने में टाइम लग सकता है। आपके बच्चे का जो पी और पू का पैटर्न है उसके अलावा वेदर का भी ध्यान रखते हुए अपना स्टैश बिल्डअप कीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो ये कि जो लाइक माइंडेड पीपल हैं उनसे कनेक्ट ना होना। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है डायपर से रिलेटेड, क्लोथ डायपर से रिलेटेड, तो आप ऐसे ग्रुप्स को या ऐसे लोगों से कनेक्ट ज़रूर कीजिए अपने आप को, जिनसे आप रीच आउट कर सके कुछ भी प्रॉब्लम फेस करने के टाइम। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फेसबुक ग्रुप क्लोथ डायपरिंग इंडिया को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आप टाइम टू टाइम मोटिवेट हो सकें, लोगों से सजेशन पूछ सकें, कुछ प्रॉब्लम होने पे आपको उसका आंसर मिल सके। तो मैंने भी अपनी जो क्लोथ डायपरिंग की जर्नी है सेकंड बेबी के लिए वहीं से पढ़ के, समझ के, लोगों से बात करके स्टार्ट करी और आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपनी जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना करना, क्योंकि मैंने रिसेंटली एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करी है क्लोथ डायपरिंग के ऊपर। जो क्लोथ डायपरिंग की एनाटॉमी के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। नेक्स्ट मैं कवर कर रही हूँ कि जो डायपर्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं, इंसर्ट्स क्या होते हैं, कितने मटेरियल के होते हैं, आपको किस समय क्या यूज़ करना चाहिए, कौन सी ऐसी ब्रांड्स हैं अदर देन जो भी सो कॉल्ड बहुत फेमस ब्रांड्स हैं उसके अलावा और कौन कौन सी बहुत अच्छी ब्रांड हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए या उनके डायपर्स भी आपको ट्राई करने चाहिए। न्यू बॉर्न के लिए किस तरीके से आप क्लोथ डायपरिंग की जर्नी डे 0 से स्टार्ट कर सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वॉश रूटीन क्या होता है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैं कवर करूँगी। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।